काइनेमेटिक्स में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है, लेकिन कुछ रिलेटिव वेलोसिटी में थोड़ा सा टिपिकल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा भी कुछ कुछ इस चैप्टर में कुछ टिपिकल सी बातें थी जो एंड में डिस्कस करनी है, तो आज की क्लास में वो करेंगे। क्वेश्चंस की फॉर्म में समझेंगे सारी बात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ नोट करें, क्वेश्चंस लिखें। क्वेश्चन, a man at rest observes that rain strikes him at an angle of 60 degree to the horizontal. A man at rest observes that rain strikes him at an angle of 60 degree to the horizontal, and when he begins to move with a velocity of 25 meter per second, the drops appear to strike him at an angle of 30 degree from horizontal. At an angle of 30 degree from horizontal. Calculate the velocity of rain drops. यानी हमें रेन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू जो वेलोसिटी है एक्चुअल, वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो, मैन एट रेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है, तो रेस्ट में तो मैन और ग्राउंड एक ही बात है ना। तो वो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर ही बोला जाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपके पास हॉरिजॉन्टल और इसके साथ ये 60 डिग्री, ठीक है। ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर है, रेन ग्राउंड। इसी की लेंथ ढूंढनी है, एक्चुअल वेलोसिटी। देन मैन व्हेन मूव्स, देखो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज रेन ग्राउंड वेक्टर माइनस मैन ग्राउंड वेक्टर, और इट इज रेन ग्राउंड वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड वेक्टर। मैन स्टार्ट्स मूविंग विद a speed of 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो वी मैन ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी। मैन या तो इधर चलेगा या तो इधर चलेगा, लेकिन मैन का नेगेटिव वेक्टर इसमें जब ऐड होता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री हो जाता है। यानी आप समझें, इस हेड से ऐसा कोई मैं एरो अगर बनाता हूँ तो इन दोनों का एडिशन ऐसा वेक्टर बनेगा ना, और इसका ये एंगल डेफिनेटली 60 से कम होगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि मैन इस तरफ मूव हुआ है, लेकिन हमें तो मैन ग्राउंड नहीं लेना, हमें क्या लेना है, नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड। तो ये है रेन ग्राउंड, ये है नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड, जिससे रेन मैन जो बन रहा है उसका ये एंगल 30 डिग्री है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 25। यानी ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल में एक साइड नोन है और ये साइड आपसे पूछी जा रही है। हमने जो एग्जांपल्स पहले किए थे उनमें मोस्टली हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनता था। तो अभी ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल बने। तो जैसा देख रहे हैं आप, अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यू नो दिस एंगल, यू नो दिस एंगल, यू नो दिस साइड, यू टू फाइंड आउट दिस साइड। बाई चांस केस आसान ही है। क्यों? क्योंकि ये 60 और ये 30, तो इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू यही होता है ना, ठीक है ना भाई। ये 60 है तो ये 120 हो गया ना, 120 तो बाकी दोनों का क्या हुआ 60, तो ये 30 तो फिर ये भी 30। तो अगर ये दोनों एंगल्स 30-30 हैं तो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स तो सेम होंगी ना, और ये साइड तो 25 है। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी 25 ही होगा, ठीक है। रेन ग्राउंड भी 25 होगा। नेक्स्ट नोट करें,
wind is blowing towards north direction. Wind is blowing towards north direction while a ship moves along east direction. While a ship moves along east direction with double the speed of wind. With double the speed of wind. In which direction ship's flag will flutter? In which direction ship's flag will flutter? देखो, एक शिप पर फ्लैग, किसी कार पर फ्लैग, फ्लैग को फ्लटर करना है इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। लेकिन विंड, क्योंकि फ्लैग शिप पे माउंटेड है, तो फ्लैग हैज़ टू फ्लटर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। आई बात समझ में? बट एज फ्लैग इज mounted on ship, so velocity of wind with respect to ship vector has to be determined. और सिर्फ उसकी डायरेक्शन ही चाहिए। अरे बात समझ में कि विंड की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू शिप क्या है। ना क्वेश्चन सेज कि शिप इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। शिप ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। शिप इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, तो एक वेक्टर बना देते हैं, एंड विंड इज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये आपके पास टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये है शिप, ग्राउंड कह सकते हैं उसको, एक ही बात है, वाटर को हो या ग्राउंड को। और ये है विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप क्या होना है? इट इज विंड ग्राउंड माइनस शिप ग्राउंड, यानी विंड ग्राउंड वेक्टर में नेगेटिव ऑफ शिप ग्राउंड ऐड होना। शिप ग्राउंड का नेगेटिव वेस्ट में बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसकी जो स्पीड है वो विंड से डबल है, यानी यहाँ इसको विंड ग्राउंड लिख लें, तो ये अगर x है तो ये कितना है? ये 2x है। तो इन दोनों का नेट यहाँ बनेगा। ये आपके पास विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन आप चाहें तो ये एंगल बताएं, चाहे तो ये एंगल बताएं। मान लो मैंने ये एंगल सॉल्व किया, तो ये थीटा, ये है x और ये है 2x। सो tan थीटा इज x अपॉन 2x, यानी थीटा इज tan इनवर्स 1/2। और विद वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इट इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इट इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट नोट करें एग्जाम्पल। शिप A is traveling with velocity of 5 km per hour towards east. Ship A is traveling with a velocity of 5 km per hour towards east. A second ship is heading 30 degree east of north. Second ship is heading 30 degree east of north. Full stop. What should be the speed of second ship? What should be the speed of second ship if it is to remain? What should be the speed of second ship if it is to remain always towards north? If it is to remain always towards north
with respect to the first ship. If it is to remain always towards north with respect to the first ship. सेकेंड शिप को शिप बी मान लीजिए, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। यहाँ टुवर्ड्स ईस्ट शिप ए है, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। शिप तो वाटर में चलता है, बट वाटर और ग्राउंड तो आपस में रेस्ट में है ना, तो आप उसको ग्राउंड लिखो, वाटर लिखो, एक ही बात है, ग्राउंड। और ये है नॉर्थ साउथ, और शिप बी जो है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी आपके पास इस डायरेक्शन में 30 डिग्री, दिस इज बी ग्राउंड। देखो हमने अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ये सब भी समझा हुआ है। बहुत बार हम ना वेक्टर डायग्राम नहीं बना पाते हैं, तो हम एज वेक्टर भी एक्सप्रेस करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई मान लें, तो ए ग्राउंड वेक्टर को लिख सकते हैं, शिप ए की स्पीड गिवन थी आपको 5, ये थी 5, ये अननोन है, इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, तो ये 5 आई कैप है, राइट। एंड व्हाट इज बी ग्राउंड? बी ग्राउंड एक्स का यहाँ एंगल है 30, तो ये तो जे कैप है ना, और ये आई कैप है, तो एक्स यहाँ एंगल क्या है 60, तो एक्स कॉस 60 आई कैप प्लस एक्स कॉस 30 जे कैप, यानी बी ग्राउंड इट इज एक्स बाय 2 आई कैप प्लस √3 एक्स बाय 2 जे कैप। नाउ ए with respect to B, नहीं सॉरी, B with respect to A। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि what should be the speed of ship B if it is to remain always towards north with respect to A, means B with respect to a vector should have direction ऑफ नॉर्थ, और हमने नॉर्थ को मान लिया है यहाँ जे कैप, यानी बी विद रिस्पेक्ट टू ए हम जब सॉल्व करें तो वो रिजल्ट सिर्फ जे कैप होना चाहिए। और बी रिस्पेक्ट टू ए है क्या? वो है बी ग्राउंड माइनस ए ग्राउंड, तो बी ग्राउंड माइनस ए ग्राउंड इज वॉट? एक्स बाय 2 माइनस 5 आई कैप, ये माइनस किया ना, और प्लस √3 एक्स बाय 2 जे कैप। तो यहाँ से बहुत जल्दी ये बात समझ में आएगी कि अगर वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर को जे कैप होना है, यानी इस एक्सप्रेशन में आई कैप नहीं होना चाहिए। आई कैप कब नहीं होगा? जब एक्स बाय 2 माइनस 5 0 होगा, क्योंकि ये वेक्टर हमें खाली जे कैप चाहिए, तो आई कैप का कोफिशिएंट 0 होगा, यानी x जो है वो इक्वल टू 10 होगा। आया समझ में? तो स्पीड ऑफ बी, शिप बी शुड बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, a helicopter which is flying 60 degree north of east, a helicopter which is flying 60 degree north of east lands itself 45 degree east of north due to wind, lands itself 45 degree east of north due to wind. The speed of helicopter is
इज़ 100 माइल्स पर मिनट, देखो यूनिट कुछ भी हो सकता है, 100 माइल्स पर मिनट रिलेटिव टू एयर। जैसे कोई बोट, हमने रिवर बोट के क्वेश्चन किए थे, तो बोट की वेलोसिटी इन वाटर दी होती है। ऐसे ही जो प्लेन हमेशा एयर में फ्लाई करता है, तो प्लेन की वेलोसिटी जब भी दी जाएगी वो रिलेटिव टू एयर ही होनी है। क्वेश्चन में मेंशन भी है बात, हो रिलेटिव टू एयर। द स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर इज 100 माइल्स पर मिनट रिलेटिव टू एयर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ विंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ विंड इफ इट इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ विंड इफ इट इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शंस हो गई। नाउ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ ईस्ट के साथ नॉर्थ में 60 डिग्री, ये एरो, और ये हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू एयर हुआ, क्योंकि वो एयर में फ्लाई करता है। लेकिन क्योंकि एयर हैज़ वेलोसिटी रिलेटेड टू ग्राउंड, तो हेलीकॉप्टर जो है वो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मूव हो रहा है, यानी वो लैंड वहाँ करता है ना जहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू चलेगा वो। तो ये हेलीकॉप्टर रिस्पेक्ट टू एयर है। लेकिन एयर, क्वेश्चन से इस कि एयर इज वेस्ट टू ईस्ट, ये है एयर ग्राउंड, ये है एयर ग्राउंड, और हेलीकॉप्टर ग्राउंड जो है वो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट एक ही बात है। तो यहाँ से 45 डिग्री ये बनाए एरो, ये आपके पास 45 डिग्री क्या बनता है, हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हेलीकॉप्टर एयर जो है वो गिवन है 100 माइल्स, ये साइड है 100, और ये एयर ग्राउंड विंड ये पूछा है, सपोज ये है x। लेकिन हेलीकॉप्टर एयर को क्या होना है, हेलीकॉप्टर ग्राउंड माइनस एयर ग्राउंड, यानी हेलीकॉप्टर एयर प्लस एयर ग्राउंड होना है हेलीकॉप्टर ग्राउंड, होना है हेलीकॉप्टर ग्राउंड। तो ये वेक्टर जो हमें रिक्वायर्ड है वो गिवन टू वेक्टर्स का सम है। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि एक वेक्टर ए है, एक बी है, उनमें एंगल है 60, इन दोनों का सम जो सी है इट मेक्स एंगल 45 डिग्री विद ए, यानी ये ए होता है, ये बी होता है, और इनमें एंगल थीटा होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट है सी, अगर वो सी ये फाई बनाता है, तो हमने एज रिजल्ट याद किया हुआ ना कि tan फाई क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो वही बात यहाँ लगा दो, ये मैग्नीट्यूड 100, ये है x, तो b ये हो गया, a ये हो गया, tan 45 इज इक्वल टू ये b है, सो 100 साइन 60 अपॉन x प्लस 100 कॉस 60। यहाँ से आप x सॉल्व कर लें, सॉल्व x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन appears to fall vertically, rain appears to fall vertically downward to a man moving with a velocity of 4 meter per second. Rain appears to fall vertically downward to a man moving with a velocity of 4 meter per second. Full stop. When he doubles his speed, when he doubles his speed, comma, the rain appears. When he doubles his speed, comma, the rain appears to strike him
Rain appears to strike him at an angle of 45 degree from horizontal. Rain appears to strike him at an angle of 45 degree from horizontal. What is the actual velocity of raindrops? What is the actual velocity of raindrops? तो एक मैन जो 4 मीटर पर सेकेंड से मूविंग है, मान लो इस डायरेक्शन में मूविंग है, ठीक है, ये हमने बनाया मैन ग्राउंड और इसका मैग्नीट्यूड है 4। इस मैन को रेन अपीयर होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये इस मैन के लिए रेन मैन है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो नहीं रही है, इसको अपीयर होती है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम पहले रेन ग्राउंड ढूंढ लें। रेन मैन होता है रेन ग्राउंड माइनस मैन ग्राउंड, यानी कि रेन मैन प्लस मैन ग्राउंड, इट इज रेन ग्राउंड। तो इन दोनों को ऐड ही करना है, तो ऐड करके ये एक एरो बन जाता है, ठीक है। ये है रेन ग्राउंड। हमें यही साइड ढूंढनी है, इसकी डायरेक्शन भी ढूंढनी है और मैग्नीट्यूड ढूंढना है। लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल तो है, लेकिन हमें सिर्फ एक साइड पता है, हमें और कोई एंगल कुछ नहीं पता है, तो हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, हम ये हाइपोटेन्यूज नहीं ढूंढ सकते। बट देयर इज सेकंड इन्फॉर्मेशन कि अगर ये मैन अपनी स्पीड डबल कर दे, अपनी स्पीड डबल कर दे, यानी ये मैन ग्राउंड 4 से क्या हो जाए, 8 हो जाए, तो क्योंकि मैन ग्राउंड बदल गया तो अब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बदल जाएगा। और फिर इसी इक्वेशन से रेन मैन क्या है, वो है रेन ग्राउंड प्लस नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड, प्लस नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड। तो इस रेन ग्राउंड अब यही है और इसके हेड से मैन ग्राउंड का नेगेटिव, मैन ग्राउंड की डायरेक्शन है, इसका अपोजिट इस तरफ हो जाएगा। इस डायरेक्शन में आप इसका डबल एरो बना दीजिए लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये लेंथ क्या हो गई है, ये 8 हो गई है, ये नेगेटिव है, मैन ग्राउंड तो इधर था, लेकिन हमने नया रेन मैन के लिए नया नेगेटिव मैन ग्राउंड बनाया ना, वो डबल बना दिया। अब इस रेन ग्राउंड और इस नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड के एडिशन से ये बना रेन मैन, ठीक है। और ये जो रेन मैन बना, इसका एंगल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल। अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो लेफ्ट में बन रहा है, अगर ये साइड 4 थी और ये 8 है, तो यहाँ से ये साइड 4 हो गई ना, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा, तो ये 45 होने से tan होता है 1, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, और ये 4 है और ये भी 4 है, तो ये जो आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, ये बनेगा 4√2। और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री है और उसकी स्पीड है 4√2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ऐसा ही, ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, a man running on a horizontal road at 8 km per hour, at 8 km per hour finds the rain falling vertically, finds the rain falling vertically, full stop. He increases the speed, he increases the speed to 12 km per hour, he increases the speed to 12 km per hour and finds that the drops make angle 30 degree with the vertical, and finds that
the drops make angle 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of rain. Find the speed and direction of rain with respect to ground. एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन है कि मैन रनिंग है 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये मैन ग्राउंड जो इनिशियली था वो था 8, तो उस समय रेन मैन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये मैन ग्राउंड रेन मैन से बन गया रेन ग्राउंड, और ये हमें ढूंढना है, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है, मतलब इस ट्रायंगल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। देन क्वेश्चन सेज कि मैन इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू 12, यानी इस रेन ग्राउंड में नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड कितना ऐड करना, 12। 12 का मतलब 12 में से 8 तो यही था, तो फिर ये 4 है, और तब जो उसको रेन अपीयर होती है वो है 30 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 30 लाइक दिस, यानी ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60। तो अब यहाँ से आप जैसे एक नाम रख लें ABCD, राइट। तो ट्राइंगल ABC में AB अपॉन BC इज tan 60, tan 60 होता है √3। सो व्हाट इज AB? AB इज 4√3, AB इज 4√3, तो ये आ गया। तो अब ये साइड चाहिए, AD इज AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अंडर रूट। व्हाट इज AB? AB इज 4√3, सो 4√3 स्क्वायर प्लस व्हाट इज BD? इट इज 8 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास AD सॉल्व हो गया, और साथ ही साथ ये एंगल विद हॉरिजॉन्टल या एंगल विद वर्टिकल भी बता सकते हैं। ये वर्टिकल एंगल थीटा, तो यहाँ ये थीटा बन जाएगा। तो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज 8 बाय BD अपॉन AB, BD upon AB. So what is BD? It is 8. And what is AB? AB is 4√3. So 4√3. तो ये 2/√3, ठीक है। तो थीटा इज tan इनवर्स 2/√3 विद वर्टिकल और मैग्नीट्यूड ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नोट करें। An aeroplane has to go. An aeroplane has to go from a point A to another point B. From a point A to another point B, comma 500 kilometer away. 500 kilometer away towards 30 degree east of north. Towards 30 degree east of north. Full stop. A wind is blowing towards north at a speed of 20 meter per second. Wind is blowing towards north at a speed of 20 meter per second. The air speed of the plane is 150 meter per second. Part 1 of the question. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. Part 2. Find the time taken by the plane. Find the time taken by the plane to go from A to B. Find the time taken by the plane to go from A to B. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है आपके पास, और आप
एक पॉइंट ए है, इसको ए मान लेते हैं, और एक पॉइंट है बी जो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में लाइक दिस, ये पॉइंट है बी, ये ए और ये बी, और ये 500 किलोमीटर है। अब ए इज़ ऑन द ग्राउंड, बी इज़ ऑन द ग्राउंड, तो एक तरह से उस प्लेन का डिस्प्लेसमेंट जो होना है ए टू बी, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और वो कितना है, वो है 500 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में है। क्योंकि हमसे ना टाइम भी पूछा है, तो समझना आपको इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही टाइम बताएगी इसका, क्योंकि s इक्वल टू वी टी जब लिखते हो तो s वेक्टर की लाइन में ही v वेक्टर लेना है। पहली बात, यहाँ पहुँचना कैसे, क्योंकि एयर मूविंग है, एज पर द क्वेश्चन एयर जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ मूविंग है, विंड, ये विंड की डायरेक्शन, दिस इज विंड ग्राउंड, और ये जो रिक्वायर्ड है ये है आपके पास प्लेन ग्राउंड, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि प्लेन किस डायरेक्शन में फ्लाई करे इन एयर, कि आपके पास रिजल्ट ये आए कि वो बी पर पहुंचे। यानी प्लेन जिसको विंड बोला है मैंने वहाँ, उसको चलो यहाँ हम विंड यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड अगर लिखना है तो ये होना है प्लेन ग्राउंड माइनस विंड ग्राउंड। तो प्लेन ग्राउंड में नेगेटिव ऑफ विंड ग्राउंड ऐड करने से प्लेन विंड आता है। तो नेगेटिव ऑफ विंड ग्राउंड ये है आपके पास इधर, ठीक है। और विंड की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये मैग्नीट्यूड है 20। तो प्लेन ग्राउंड यहां चाहिए ना। तो क्वेश्चन है इसके प्लेन विंड, प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का मैग्नीट्यूड पता है। प्लेन विंड जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है, 150, द एयर स्पीड ऑफ प्लेन। तो प्लेन विंड की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी ये रिजल्ट ये करना है कि आपके पास इन दोनों का, इसका और नेगेटिव का सम आपके पास ये वेक्टर आना है। तो इस वेक्टर को, इन दोनों का सम इनके बीच में कहीं होना है ना। आप चाहें तो इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में कर लें, थोड़ा आसान भी हो सकता हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन हम इस तरह से एक्स वाई कुछ बना लेंगे। तो प्लेन ग्राउंड अब इसका क्या मैग्नीट्यूड बनेगा वो पता नहीं है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, x। तो x cos 60 i कैप प्लस x cos 30 j कैप, ये एंगल 60 बनाना, तो x मान लिया, y मान लिया। और व्हाट इज विंड ग्राउंड, विंड ग्राउंड आपके पास था 20 j कैप, तो यहाँ खैर माइनस हो जाना है उसने, कोई बात नहीं। तो प्लेन विंड आपके पास आ रहा है इन दोनों का सम, मतलब इसका नेगेटिव। तो x cos 60 i कैप प्लस x cos 30 माइनस 20 j कैप। और इस प्लेन विंड की डायरेक्शन देखो, x कंपोनेंट आ रहा है x cos 60 और y कंपोनेंट है x cos 30 माइनस 20। तो यहाँ से आप थीटा
इस या तो ए बी के साथ बना लीजिए या आप इसी ईस्ट के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। एक और भी देखो आसान सा तरीका, जो हमारे पास दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है उसमें हमें एक्स मानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ना जो प्लेन विंड का ना मॉड गिवन था कि प्लेन विंड जो है ये 150 है, राइट। तो यहाँ से आप चाहें तो पहले x ढूंढें, क्योंकि 150 स्क्वायर इज व्हाट x/2 स्क्वायर प्लस √3 x/2 -20 स्क्वायर। यहाँ से x सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से x सॉल्व हो जाएगा, और x सॉल्व हो गया तो ये एंगल मान लो ईस्ट के साथ थीटा है, तो ये थीटा आपके पास tan इनवर्स x cos 30 -20 अपॉन x cos 60। और ये क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे आप नॉर्थ, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये नहीं है, रिजल्टेंट ये कहीं है इसके बीच में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैंने पी प्लेन विंड का एक्सप्रेशन बनाया और प्लेन विंड गिवन था 150, तो वहाँ से पहले एक्स सॉल्व हो गया। अब प्लेन विंड की डायरेक्शन क्या है, तो आंसर ये है कि डायरेक्शन ये है, तो ये यहाँ पहुँचेगा। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट के लिए आपको वी पी ग्राउंड चाहिए, तो ये पूरा पी ग्राउंड जो है लिखा हुआ है ये सॉल्व करना पड़ेगा। x cos 60 स्क्वायर प्लस x cos 30 स्क्वायर अंडर रूट, ये v इंटू टी इक्वल टू करिएगा 500, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो आपके पास वेलोसिटी आई उसी से टाइम आना है। तो प्लेन ग्राउंड एस ये है, वी प्लेन ग्राउंड का ये एक्सप्रेशन था, एक्स आपने ढूंढ लिया यहाँ से, वो एक्स यहाँ पुट करेंगे और पुट करके ये फाइंड आउट होके ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट करें एग्जाम्पल। Three persons are initially at the three corners of an equilateral triangle whose side is D. Three persons are initially at the three corners of an equilateral triangle of side D. Each person start moving simultaneously with a uniform speed v, in such a way that the first moves directly towards the second, comma, the second directly towards the third, the second directly towards the third, and the third directly towards the first, and the third directly towards the first. Then after what time the three persons will meet? एक typical सा question, after what time the three persons will meet? ये एक ट्राइंगल ए
बी और ये है सी। वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल की साइड है डी। क्वेश्चन में ए हमेशा बी की तरफ चलता है, बी सी की तरफ चलता है, सी ए की तरफ चलता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे हर मूवमेंट पर ना ये अपनी पोजीशन से जैसे थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे, तो हमेशा जैसे मान लो बी यहाँ था, तो एक डी टी इनफाइनाइट स्मॉल टाइम में ए एक स्मॉल डिस्टेंस यहाँ चलेगा टुवर्ड्स बी, उतनी स्पीड बी के पास भी है, तो उस टाइम में उतना ही डिस्टेंस बी चलेगा टुवर्ड्स सी और सी उतना ही डिस्टेंस चलेगा टुवर्ड्स ए। अब ये सब डी एस सेम है। अब ए को चलना ना बी की तरफ, लेकिन ए बी सी की इंस्टेंटेनियस पोजीशंस आप देखें तो अब ये बन चुकी हैं। यानी जैसे ही ये तीनों एक इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस मूव करेंगे, उन तीनों की पोजीशंस ऐसी होंगी कि फिर वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर ही होंगे, बट उस ट्राइंगल की साइड छोटी हो चुकी होगी। ठीक है। और अब ए टुवर्ड्स बी, बी टुवर्ड्स सी, सी टुवर्ड्स ए, तो ये अब ये स्मॉल ऐसे चलना, अब फिर ये इसी ट्राइंगल के वर्टिसेस पर है। तो इस तरह से ये तीनों हर समय बिगिनिंग से लेकर एंड तक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर ही होंगे, बिकॉज ए ने हमेशा बी की तरफ चलना है, बी ने सी की तरफ चलना है और सी ने ए की तरफ चलना है। और इस तरह से चलते हुए ट्राइंगल, जो ओरिजिनल ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल छोटा होता जा रहा है और फाइनली जो ओरिजिनल ट्राइंगल था उसका जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंटर बोलते हैं इसको, उस सेंटर पर आकर के ये तीनों मिलेंगे। कोई इनको देखेगा ना मूव होता हुआ, तो ये इस पाथ पे चलता हुआ पहुंचेगा, ये इस पाथ पे, इस पाथ पे, एंड फाइनली ऑल थ्री विल मीट एट द सेंट्रॉइड यानी सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब दो वेज हो सकते हैं करने के। देखो, एक तो ये जैसे हमने अब सर्कल भी पढ़ चुके हैं आप। सर्कल में हमने समझा था कि जब आप ऐसे तो सर्कल में घूम रहे हो, लेकिन हर डीएस जो ट्रैवल होता है कर्व्ड पाथ पर, हर डीएस ट्रैवल करते हुए जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो डीएस के ही अलॉन्ग होता है। तो इसलिए हम कर्व्ड होते हुए भी पाथ के लिए हमने v = u+at और वो सब यूज़ कर लिया था, क्योंकि वो अलग अलग पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब क्या होता था कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन एक्टिंग उसी लाइन में है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 0 या 180 होना चाहिए, तो वो हम इक्वेशन लगा सकते थे। तो सर्कल में पाथ कर्व्ड होने के बावजूद हर dt टाइम में जो v होती है और जो a टेंजेंशियल होता है वो तो एक ही लाइन में होता है, इसलिए हमने वो सब यूज़ कर लिया। तो ऐसे यहाँ समझेंगे कि ऐसे तो पाथ कर्व्ड है, लेकिन हर समय जो ds ट्रैवल हो रहा है वो एक ट्राइंगल की साइड के ही लॉन्ग हो रहा है। जैसा पहला ds मूव हुआ, अगला ds भी तो वैसा ही मूव हुआ। मतलब कहने का ये कि ये a था और ये b था, मैं b के विद रिस्पेक्ट टू a को देखूं, यानी b को फिक्स कर दूं और ऐसा मानूं कि a उसके पास आ रहा है, तो b की वेलोसिटी जो इस तरफ है और a की इस तरफ है, तो
ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब बनाओगे तो वो ए ग्राउंड और माइनस बी ग्राउंड, यानी आप इस लाइन पर ही कॉम्पोनेंट बनाओ ना इसका, तो ये v 60, तो ये v cos 60, तो v और ये v cos 60 ये माइनस होने से जो ये कॉम्पोनेंट है उससे तो एस कवर ही नहीं होना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट को छोड़ दीजिए क्योंकि इसी लाइन का नेट लेना है, और ये माइनस जब ऐड होगा तो ऐड हो जाएंगे दोनों, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स में एंगल हो गया 180। यानी a विद रिस्पेक्ट टू b का जो मॉड है वो है v प्लस v cos 60, यानी कि वो है 3v/2। ऐसे ही b विद रिस्पेक्ट टू c, ऐसे ही c विद रिस्पेक्ट टू a, और ये हर समय यही रहता है। क्यों? क्योंकि हर समय ये जब मूव होते हैं कोई भी ds, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल की साइड के लॉन्ग ही तो होते हैं ना, तो ये जो इनिशियल गैप d था ट्राइंगल की साइड, ट्राइंगल शेप मेंटेन रही है इस d के जीरो होने तक। तो ये जो a विद रिस्पेक्ट टू b सेपरेशन था d जो कि जीरो हो गया, वो d किस v से जीरो हुआ? तो आंसर है 3v/2 से, और टाइम d 3v/2 t, सो t इज 2d/3v, t इज 2d/3v। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन, और इसमें मोस्ट कॉमनली 3 तरह की शेप दे दी जाती हैं, जिसमें जैसे एक ट्राइंगल किया ना, ऐसे स्क्वायर भी क्वेश्चन कॉमन है कि स्क्वायर के वर्टिसेस पर उसके में 4 पर्सन हो जाएंगे ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी एंड डी सब सारी बात सेम। अब इसको जो यहाँ समझ लिया उसको सीधा समझें कि एक स्क्वायर शेप मेंटेन रखते हुए, ये स्क्वायर शेप मेंटेन रखते हुए ये शेप मेंटेन रखते हुए ये गैप डी स्क्वायर ज़ीरो हो जाना है, तो सेंटर पर ही आना है। तो वो सब तो एक्सप्लेनेशन है। हमें ये पता है कि आपने a विद रिस्पेक्ट टू b कोई भी दो ले लीजिए। अब a की भी इधर होनी है टुवर्ड्स b, और b की इधर है। अब ये तो एंगल 90 है ना, तो b का कोई कंपोनेंट इस लाइन में आना ही नहीं है। तो इस केस में va विद रिस्पेक्ट टू b जो है उसका मॉड सिर्फ v ही होगा, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग ना इस b का कोई वेक्टर ही नहीं है। तो फिर रिलेटिव क्या है d, और d और v रिलेटिव क्या है v, तो vt। तो व्हाट इज t? t इज d/v, ये t होगा d/v। ऐसे ही कॉमन केस है कि देयर आर 6 पर्सन्स और वो एक हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पर है लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हेक्सागन ऑफ साइड D। तो ये A B C D E F 6 पर्सन्स आर देयर, और A B की तरफ, B C की तरफ, C D की तरफ, और फाइनली हेक्सागन मेंटेन रहते हुए सेंटर पे मिलेंगे। आपने करना क्या होता है, सिर्फ कोई दो ले लीजिए A विद रिस्पेक्ट टू B। अब ये हेक्सागन है तो ये एंगल 120 हो जाएगा। तो इस लाइन में देखो A के पास B की तरफ V है और B के पास यहाँ V है, तो ये एंगल 120। तो इस लाइन में ये हुआ 60। तो इस लाइन में देखना नेट, हाँ, वी ए ग्राउंड इज वी, बट वी बी ग्राउंड इस लाइन में ये अगर प्लस है तो इसी डायरेक्शन में ये क्या है, प्लस वी कॉस 60। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए ग्राउंड माइनस बी ग्राउंड। तो ये क्या है, प्लस वी, और ये v/2, यानी कि रिलेटिव आएगा v/2। और क्या सेपरेशन है रिलेटिव, d, तो d इक्वल टू v रिलेटिव v/2 इंटू t, t इज 2d/v।
2d/v। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन। ऐसे ही एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें कोई टू पार्टिकल्स आपस में कहीं कनेक्टेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिकल वॉल है और ये फ्लोर है, ठीक है ना। जैसे कोई वॉल के साथ हम कोई रॉड प्लेस कर दें, तो ऐसे रॉड रख दी लाइक दिस, ए बी रॉड। ये एक वॉल, वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर। तो ये लेडर इस तरह से, लेडर या रॉड कुछ भी ऐसे स्लिप हो रही है, तो बी एंड इस तरफ मूव हो रहा है और ए एंड इस तरफ मूव हो रहा है, लेकिन ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का एक गैप ये फिक्स रहता है। तो यहाँ ए और बी की मोशन को आपस में रिलेट करना कि अगर देखो ये मूव होते हुए हर समय एंगल थीटा बदल रहा है ना, सो एट सम इंस्टेंट व्हेन एंगल ऑफ रॉड विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा, तो उस मोमेंट पर हाउ द स्पीड्स ऑफ points A and B are related at that instant. तो ये यहाँ मूव होते हुए, ये यहाँ मूव होते हुए, बट ये जो गैप L है, ये L तो बदलता नहीं है ना। इसका मतलब हर मोमेंट पर इस लाइन के अलोंग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो रहती है। तो जैसे यहाँ उस मोमेंट पर ये स्पीड वी बी है और ये ए है, तो उस मोमेंट पर इस लाइन के अलोंग इस वी बी का देखो ये थीटा, तो ये थीटा ना, इस वी बी का इस लाइन के अलोंग कॉम्पोनेंट क्या बनता है, वी बी कॉस थीटा। और इस ए का देखो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो ए का कॉम्पोनेंट यहाँ क्या बनता है, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको प्लस लिया तो ये भी प्लस है, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो जीरो होना चाहिए, ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो होना चाहिए। बट ए रिस्पेक्ट टू बी क्या है, ए ग्राउंड और माइनस बी ग्राउंड, यानी वी, ये साइन थीटा बन जाएगा, वी ए साइन थीटा माइनस वी बी कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास वी ए टैन थीटा इक्वल टू वी बी आ जाएगा। इसको बोलते हैं टू पार्टिकल्स का आपस में इस तरह से वेलोसिटीज का रिलेट होना कि कोई कॉन्स्ट्रेंट है दोनों के ऊपर। जैसे यहाँ ए और बी मूव होते हुए ए और बी का सेपरेशन नहीं बदल रहा था, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। तो ऐसे केस में रिलेट करना, आपको कैसे क्वेश्चन बता देते हैं कि ये स्लिप हो रही थी रॉड, किसी मोमेंट पर एंगल थीटा था 60 डिग्री और बी एंड की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो उस मोमेंट पर ए की स्पीड बताओ। तो आपने ये रिलेशन, ये कोई जनरल किसी थीटा के लिए हो गया, तो इसको आप यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टिपिकल सा क्वेश्चन, कॉन्स्ट्रेंट मोशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक दो एग्जांपल इसी पे और करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।